क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? वेद ने तुरंत दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, कुछ नहीं, अर्जेंट काम है, मैं अभी आता हूं। लेकिन वेद पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वेद तेजी से भागते हुए मयंक के गैरेज पहुंचा। जब वो अंदर आया तो अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। पूरा गैरेज तहस नहस पड़ा था, टूटे हुए टूल्स, बिखरे हुए पार्ट्स, और बीच में वरुण को कुछ गुंडे घेर कर खड़े थे। एक तरफ मयंक बैठा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। अमन एक चेयर पर बैठा था और उसके बगल में एक पहलवान जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उन्हें देखते ही वेद गुस्से में चिल्लाया, छोड़ दे उसे, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। अरे आ गया हीरो, मीट माय फ्रेंड मांझी। तभी मयंक वेद को देखकर उठ खड़ा हुआ था और उसके पास आ गया। इधर मांझी आगे बढ़ा। उसकी हाइट 7 फीट थी। वो हट्टा कट्टा चौड़ा बाहुबली जैसा इंसान था। उसने बिल्कुल टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रखे थे जिसमें उसके मसल्स साफ नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर अलग ही एटीट्यूड नजर आ रहा था। हालांकि वेद को उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वो वेद को ऊपर से नीचे देखने लगा, फिर डिसअपॉइंटिंग टोन में बोला, सो यू आर द फेमस वेद। मैंने तेरे बारे में सुना है, छोटी मोटी फाइट्स जीतकर लोगों में डर बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी असली मर्द से फाइट नहीं की शायद। वेद ब्रो, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। ये जो मांझी है ये सबरवाल फैमिली के लिए नहीं बल्कि महेश्वरी फैमिली के लिए काम करता है। तुम्हें पता है ना, शहर में कुछ फैमिलीज है जो लॉ एनफोर्समेंट की पहुंच से बाहर है। महेश्वरी फैमिली उनमें से एक है। मेरे डैड कमिश्नर होकर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इस अमन की पुलकित माहेश्वरी से दोस्ती है और इसलिए ये मांझी को यहां लेकर आया है। ये सुनकर वेद सोच में पड़ गया। अगर महेश्वरी फैमिली इतनी ही पावरफुल है तो अमन सबरवाल की हेल्प क्यों करेगी? सिर्फ दोस्ती के लिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ और ही बात है। वहीं मयंक की फुसफुसाहट सुनकर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। कमिश्नर का बेटा होकर भी अकल नहीं है कि किससे दोस्ती करनी और किससे दुश्मनी। अब हमसे दोस्ती होती तो ये हाल थोड़ी होता। फिर वो वेद की तरफ मुड़ा और बोला, और तुझे किस बात का गुरूर है? आज तेरा ये गुरूर मेरे जूते के नीचे टूटेगा। चल जल्दी आ और घुटनों पर बैठकर अपने हाथ से मेरे जूते साफ कर, वरना। वेद की मुट्ठियां भीज गईं। वो दांत पीसते हुए बोला, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा होने की उम्मीद करना बेवकूफी। अमन ने गुंडों को इशारा किया और वो लोग वरुण को मारने लगे। वेद ब्रो प्लीज हेल्प, छोड़ो मुझे। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से उन गुंडों की तरफ भागा, लेकिन अचानक एक ताकतवर हाथ ने उसे रोककर धक्का दे दिया। वेद लड़खड़ा कर गिर गया और फिर ऊपर देखा तो सामने मांझी खड़ा था। मांझी की आंखें वेद को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी डेड बॉडी को देख रहा हो। वेद, ये मांझी टॉप फाइटर है, आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। अच्छा, लेकिन आज ये हारेगा। मांझी ये सुनकर हंस पड़ा। अबे तूने कहा ना, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन पूरे होने की उम्मीद रखना बेवकूफी। तो मेरी नजरों में तू सबसे बड़ा बेवकूफ है जो मुझे हराने का ख्वाब देख रहा है। तभी वरुण की दर्द भरी चीख पूरे गैरेज में गूंजने लगी। अमन हंसते हुए वेद से बोला, चल जल्दी आ, मेरे जूते इंतजार कर रहे हैं। वेद ने वरुण की तरफ देखा जो बुरी तरह घायल हो चुका था और सोच में पड़ गया कि क्या करे। तब अमन ने अपने जूते दिखाते हुए कहा, सोच क्या रहा है? कहीं ऐसा ना हो तेरे सोचने तक ये वरुण सोचने समझने की हालत में ना रहे। मयंक भी ये सुनकर घबरा गया और वेद से कहा, वेद ब्रो ये जो बोल रहे हैं कर दो वरना वरुण मर जाएगा, प्लीज ब्रो प्लीज। वेद ने गुस्से में मांझी से कहा, किसी कमजोर को तकलीफ पहुंचाकर कौन सी हीरोगिरी दिखा रहे हो? असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो, या फिर लड़ने में डर लग रहा है? वेद की बात सुनकर मांझी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वेद वो डरने वालों में से नहीं था और ऐसे लोगों को हराने का अलग ही मजा था। मांझी ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी। फिर वो अपने आदमियों से बोला, छोड़ दो वरुण को, पहले इस लड़के का निपटारा करता हूं, फिर तुम इसके दोनों साथियों की हड्डियां तोड़ देना। यह सुनकर गुंडों ने वरुण को छोड़ दिया और मयंक ने तुरंत जाकर वरुण को उठाया और इधर मांझी और वेद की फाइट शुरू हुई। मांझी ने पहला पंच मारा। उसके पहले वार से ही वेद को अंदाजा हो गया कि मांझी का एक्सपीरियंस और पावर दोनों वेद से कहीं ज्यादा थी। मांझी का दूसरा पंच वेद के पेट पे लगा और वो दीवार से टकरा कर गिर गया। वेद ब्रो, ये मांझी बहुत डेंजरस है यार, वेद नहीं बचेगा। अमन वेद की हालत देखकर हंसते हुए बोला, बस इतने में हवा निकल गई क्या तेरी? मुझे जेल पहुंचाकर बड़ा दम दिखा रहा था, क्लब में भी धमकी दे रहा था,
आखिरी वार्निंग है, अब ये तेरी आखिरी रात है। अफसोस अपनी कियारा की कंपनी को बर्बाद होते देख नहीं पाएगा तू, क्योंकि वो कभी वाइन अप्रिसिएशन इवेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये कहकर अमन जोर जोर से हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर वेद के कान खड़े हो गए। उसे शक हुआ कि वाइन की आधी रेसिपी शायद सबरवाल के पास है, तभी तो अमन इतना श्योर होकर ये बात कह रहा है। ये सब प्लान्ड है, वाइन रेसिपी, सबरवाल फैमिली, सब कनेक्टेड है। इस रेवलेशन ने वेद को न्यू एनर्जी दे दी। वह उठा और मांझी से आई कांटेक्ट बनाते हुए बोला, अब मेरी बारी है। वेद ने अपनी फुल टेक्निक यूज करते हुए मांझी पर कॉम्बो अटैक्स किए। मांझी सरप्राइज था क्योंकि वेद का फाइटिंग स्टाइल अचानक से बदल गया था। अंत में वेद ने लगातार 50 पंच मारे और मांझी लड़खड़ाकर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर अमन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। इम्पॉसिबल, मांझी कभी नहीं हारता। उसने घबराते हुए वेद को देखा, जो भले ही घायल था लेकिन उसकी आंखों में अलग ही जुनून था। वो कहते हैं ना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। उसे देखकर वहां मौजूद मांझी के गुंडे तुरंत रफ्फू चक्कर हो गए और अमन भी तेजी से भाग निकला। मयंक खुश होकर चिल्लाया, वेद ब्रो। लेकिन जब उसने वेद के चेहरे पर घाव देखे तो बोला, वेद ब्रो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वेद ने वरुण की तरफ देखा, जो बड़ी मुश्किल से आंखें खुली रख पा रहा था। उसने मयंक से कहा, वरुण को लेकर हॉस्पिटल जाओ और कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल करना। मयंक ने कहा, लेकिन ब्रो आपको भी चोट आई है। वेद अपनी इंटेंस ट्रेनिंग याद करते हुए हल्के से मुस्कुराया, ये तो सिर्फ खरोच है। ये कहकर वो रायज़ादा मेंशन के लिए निकल गया। कुछ घंटे बाद जब रात को वो रायज़ादा मेंशन आया तो उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कट्स के निशान थे। उस वक्त कियारा और गबीना डिनर कर रहे थे। कियारा ने वेद की हालत देखते ही शॉक्ड होकर पूछा, वेद ये क्या हुआ है, तुम कहां से लड़कर आ रहे हो? गबीना ने सस्पिशियस टोन में कहा, वेद जी आप कहीं किसी गलत काम धंधे में तो फंसे को नहीं है ना? वेद ने कैजुअल टोन में कहा, कुछ नहीं, बस कुछ बंदर उछल रहे थे, उन्हें ठिकाने लगाने गया था। तभी गबीना का चेहरा देखकर उसे कुछ याद आया। गबीना तुम किसी मांझी को जानती हो? गबीना ने हैरानी से पूछा, मांझी भैया? वो हमारे काका जी का बेटा है, हमारा बड़ा भाई भी कह सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर से, आज तक कोई उसे हरा को नहीं पाया। वो ये बात इतनी नेचुरली बोली जैसे उसे कोई डाउट ही नहीं था कि वेद को मांझी के बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर वेद ने गबीना को शक भरी नजरों से देखते हुए सोचा, अगर मांझी गबीना का भाई है तो अमन सबरवाल के साथ कैसे था? कहीं गबीना भी यहाँ किसी बुरे मकसद से तो नहीं? इस पर नजर रखनी पड़ेगी। वेद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वेल तुम अपडेटेड नहीं हो शायद। तुम्हारा प्यारा भाई आज हार गया, वो अभी हॉस्पिटल में होगा। यह सुनकर गबीना का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, क्या कह रहे हो? हमारे भाई को कोई नहीं हरा सकता, तन ने हराया उसे। वेद ने जब जवाब नहीं दिया तो गबीना ने तुरंत मांझी को कॉल किया, लेकिन मांझी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। असल में गबीना नहीं जानती थी कि उसका भाई लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। गबीना ने वेद की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, ये लड़का कोई मामूली डिलीवरी वाला को नहीं है। मांझी भैया को हराने के लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर इसने सच में हमारे भाई को हराया है तो ये बहुत खतरनाक है। आखिर कौन है ये कीड़ा और हमारे भाई तक कैसे पहुंचा? ये जो कोई भी होवे कियारा के लिए ठीक तो ना है। इसे यहाँ से रफा दफा करने का इंतजाम करना पड़ेगा अब। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।